-12 अध्याय 2010 योजनाओं का साधकों और आत्मिक प्राणियों को दिव्य नियमों को जागृत करना होगा तथा आरोहण क्लेश को सक्रिय करने के लिए अपने जागरण प्रतिशत को 100 तक बढ़ाना होगा। जहां तक एलिमेंटल स्पिरिट्स का प्रश्न है, उन्हें अपने एलिमेंटल असेंडेंस को जागृत करना होगा तथा अपने समनकर्ता के साथ आरोहण करने के लिए इसके जागरण प्रतिशत को 100 तक बढ़ाना होगा। ये सही है, सिर्फ इसलिए कि एक साधक स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ सकता है, वह अपने मौलिक आत्माओं और संकुचित आत्मा जानवरों को अपने साथ नहीं ला सकता। अगर ये मूलभूत आत्माएं थीं, तो उन्हें जागृत होकर अपने मूलभूत उत्थान को 100% तक लाना होगा। अच्छी बात यह थी कि इन मूलभूत आत्माओं को आरोही क्लेश से गुजरने की जरूरत नहीं थी। जब तक उनके स्वामी आरोही क्लेश को पार कर लेते हैं, वे उनके साथ आरोही हो सकते हैं, बशर्ते कि उनका तात्विक आरोहण पूरी तरह से जागृत हो। जहां तक अनुबंधित आत्मा जानवरों का प्रश्न है, दूसरों के साथ अनुबंध करने के बावजूद उन्हें अपने स्वामी के साथ सभी आरोही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तत्व उत्थान की बात करें तो एक बार जागृत होने पर तत्व आत्माएं साधकों के दिव्य नियमों के समान अतिरिक्त प्रभाव और कौशल प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए फ्लोरिस की फ्लोरल सिम्फनी अजाक्स की एनहांस्ड नर्चरिंग के बराबर थी। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया जब फ्लोरिस ने दिव्य आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया और अपनी सभी कौशल का उपयोग करना समाप्त कर दिया। दिव्य आंतरिक जगत के बाहर पार्श्विक आक्रमण का दूसरा चक्र आरंभ हो चुका है तथा इसका ध्यान दिव्य शरीर साधकों की प्रथम 3 परतों द्वारा रखा जा रहा है। देखकर मुझे लगता है कि ये पुराने दिव्य शरीर साधक पशु आक्रमण के कम से कम 5 चक्रों का सामना कर सकते हैं। अजाक्स ने मन ही मन अनुमान लगाया कि जब उसने देखा कि दिव्य शरीर साधक कितनी आसानी से आने वाले आत्मिक जानवरों के दूसरे दौर को दबा रहे हैं। मैंने पहले ही अपने पोषण कौशल का उपयोग कर लिया है और मुझे कल तक इंतजार करना होगा, और फ्लोरिस और सियोरा के लिए भी यही स्थिति थी। अजाक्स ने अपना ध्यान पुनः रूल एसेंशियल लोड्स प्लांट्स के पोषण पर केंद्रित किया तथा अपने भंडारण रिंग में संसाधनों की जांच की। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, जिससे अजाक्स ने गंभीरता से कसम खाई, एक बार जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो मुझे सभी खेती के संसाधन खरीदने चाहिए जो पौधों के पोषण में तेजी ला सकें। वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड में अजाक्स सबसे अमीर साधक है। उसके पास छोटे विश्वकोर से लेकर दिव्य विश्वकोर और विभिन्न तत्वों के विशाल क्रिस्टल तक के विश्वकोर हैं। केवल ये 2 प्रकार के साधना संसाधन ही अजाक्स के लिए पूरे क्षेत्र को हिला देने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि अजाक्स ने उन्हें बेचने के लिए बेशर्मी से बाहर नहीं लाया, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि खुद को उन शक्तिशाली संप्रदायों और अन्य शक्तिशाली ताकतों से बचा सके जो उसकी संपत्ति को देखने के बाद चुप नहीं रहेंगे। बेशक उसने उनमें से कुछ को बेचने के लिए निकाला था, हालांकि वे मुख्य रूप से निम्न स्तर के संसाधन थे, और जब उसने विशालकाय क्रिस्टल निकाले तो केवल उन लोगों के सामने जिन पर उसे भरोसा था। फिर भी उन्होंने ये छवि बना ली कि उनके पास उच्च स्तरीय साधना संसाधनों की सीमित आपूर्ति है। इसके अलावा जब अजाक्स ने रूल असेंशन लोड्स पौधों की कटाई कर ली तो उसे केवल उनके बीजों की आवश्यकता थी, और वह रूल असेंशन लोड्स को अन्य किसानों को बेच सकता था। इन नियम आरोहण कमलों को शिखर स्तरीय साधना संसाधन माना जाता है, जो साधकों द्वारा जागृत सभी दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक साधक के दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत 80 तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन अब चीजें अलग हैं। दिव्य आत्मा साधना में मध्यस्तरीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की मेरी सफलता के कारण अब मैं संप्रदायों में छिपे उन पुराने राक्षसों से भी लड़ सकता हूं। अजाक्स को पता था कि ऐसे शक्तिशाली वृद्ध साधक हैं जो अपने जीवन के अंत के करीब हैं और उन्हें स्वर्गीय लोक में जाने की कोई आशा नहीं है, वे एकांतवास में हैं। लगभग सभी शक्तिशाली संप्रदायों और परिवारों का ऐसा ही अस्तित्व है, और यही कारण था कि अजाक्स अपनी प्रतिभा या धन का प्रदर्शन नहीं कर रहा था। सफलता से पहले अजाक्स हमेशा उनके बारे में चिंतित रहता था, लेकिन अब नहीं, और उसके पास अपनी संपत्ति दिखाने के लिए बहुत मजबूत कारण है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पोषण संसाधन प्राप्त करना था, और उनका उपयोग करके वह अर्ध दिव्य ग्रेड बीजों के अपने संचय को गति दे रहा था। बस ये तय हो गया। अजाक्स ने अपने कुछ शक्तिशाली परिचितों के बारे में सोचा जो ऐसे संसाधनों को शीघ्रता से जुटा सकते थे, और उसने पहले उनसे मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी क्षेत्र में विशेष कमीशन सेवा भी है। अजाक्स ने थोड़ा मुस्कुराया, नियम आरोही कमल के बारे में सोचना बंद कर दिया और दिव्य आंतरिक दुनिया से बाहर निकल गया। स्विश स्विश। इसके बाद अजाक्स एरन और सियोरा के साथ दिव्य स्तंभ पर बैठ गया और दूर से लड़ाई देख रहा था।
सियोरा, अब से तुम्हें लड़ने के लिए अपने दिव्य वन नियम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय देखते समय अजाक्स ने अपने इरादे साझा किए और रूल असेंशन लोट्स प्लांट्स के पोषण में सियोरा की मदद मांगी। जब तक मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, मुझे बहुत खुशी होगी। सियोरा ने अजाक्स के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि यह अजाक्स की ओर से मदद के लिए किया गया पहला वास्तविक अनुरोध था। अजाक्स के अधीन लड़ने के लिए कई मौलिक आत्माएं और अनुबंधित आत्मा जानवर थे। यद्यपि सियोरा शक्तिशाली था, लेकिन अजाक्स अपने अद्वितीय और विस्तृत कौशल के कारण उससे भी अधिक शक्तिशाली था। इस प्रकार उसके बिना भी अजाक्स लड़ सकता था और अपने दुश्मनों की देखभाल कर सकता था। हालांकि जब पोषण की बात आती है तो एक वन एल्फ के रूप में वह सबसे अच्छी व्यक्ति थी और अजाक्स के पास केवल एक एलिमेंटल स्पिरिट थी जो पोषण करने में अच्छी थी। इसलिए सियोरा को कुछ ऐसा मिला जिससे वह अजाक्स की मदद कर सकती थी। मेरे पौधे अब से आपकी देखभाल में हैं, अजाक्स ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और फिर अपने पिता को बताया, पिताजी, आपको जल्दी करना होगा और जागृति प्रतिशत को 100 तक बढ़ाना होगा। रूल एसेंशन लोड्स के बारे में बातें साझा करने के बाद अजाक्स ने एरन और सियोरा दोनों को अपनी सफलता के बारे में भी बताया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। हम और अधिक मेहनत करेंगे। वे दोनों जानते थे कि अजाक्स दिव्य आत्मा साधना कर रहा था और उसके दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने की तुलना में सफलता की आवश्यकताएं कठिन थीं। इसलिए अजाक्स की सफलता के बारे में जानने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। दिव्य शरीर साधकों द्वारा आने वाले आत्मा पशु गिरोहों की 6 घंटे तक देखभाल करने में समय बीतता गया। स्पिरिट बीस्ट होड का प्रत्येक चक्र 1 घंटे और 6 घंटे तक चलता था। उन्होंने 6 चक्रों का ध्यान रखा, जहां होड में स्पिरिट बीस्ट एक औसत उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र कल्टीवेटर के समान शक्तिशाली थे। फिर भी दिव्य शरीर साधकों ने अपने निम्न स्तरीय दिव्य सम्राट क्षेत्र साधना के साथ फिर भी उनकी देखभाल की, यद्यपि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। लगता है वे अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। दिव्य शरीर साधकों को देखते हुए, जिन्हें आत्मा पशु गिरोह के 7वें दौर के शुरू होने से पहले आराम करने के लिए कुछ मिनट मिले थे, अजाक्स ने कहा, क्या हम शर्त लगाएं कि वे अगले 2 राउंड तक टिकेंगे? अजाक्स की बातें सुनकर एरन ने मुस्कुराते हुए शर्त लगाने का सुझाव दिया। क्या 2 राउंड और? अजाक्स को दिव्य शरीर साधकों में एरन के विश्वास से आश्चर्य हुआ। यदि यह एक और दौर होता तो अजाक्स का मानना था कि दिव्य शरीर साधक संघर्ष कर सकते थे, लेकिन फिर भी वे इसका ध्यान रख सकते थे। हालांकि स्पिरिट बीस्ट होड्स के 2 और दौर लेने पर, जहां स्पिरिट बीस्ट प्रत्येक दौर के साथ और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे, अजाक्स को इस पर संदेह हुआ। जरूर। फिर भी अजाक्स ने ज्यादा सोचे बिना सहमति दे दी। यदि वह इसे खो भी देता तो भी अजाक्स को इससे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसके अधीन ऐसे शक्तिशाली दिव्य शरीर साधकों का होना उसके लिए ही लाभदायक होता। इसके अलावा वह अपने पिता से हारेगा, किसी अजनबी से नहीं। हम क्या शर्त लगाएं? एरॉन की शर्त से सहमत होने के बाद अजाक्स ने दांव के बारे में पूछा। छोड़ो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एरन जोर से हंसा और बोला, अपने दिव्य शरीर साधकों की शक्ति को देखो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अजाक्स अवाक रह गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और देखता रहा। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 3 घंटे और बीत गए और इसी तरह आत्मा पशु गिरोह के 3 दौर भी बीत गए। यह न केवल अजाक्स बल्कि एरन भी ये देखकर आश्चर्यचकित था कि दिव्य शरीर साधक न केवल 2 चक्रों का बल्कि आत्मा पशु गिरोहों के 3 चक्रों का भी सामना करने में सक्षम थे। दिव्य शरीर साधक बनने से उनकी युद्ध क्षमता और साधना तकनीक मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ गई। एरन ने सोचा कि उसने दिव्य शरीर साधकों की युद्ध क्षमता का सही अनुमान लगाया था, हालांकि उसका अनुमान अभी भी कम था। मास्टर, हम अब और नहीं लड़ सकते। 100 दिव्य शरीर साधकों के नेता ने आत्मा पशु गिरोह के 2 दौरों के बीच छोटे अंतराल के दौरान जल्दी से अजाक्स को सूचित किया। तुमने मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया है। अब तुम आराम कर सकते हो। अजाक्स ने उनकी अनोखी युद्ध संरचना तकनीक से उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए उनकी प्रशंसा की तथा उनसे आराम करने को कहा। मूलतः जब अजाक्स ने दिव्य आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया तो उसने सोचा कि यह बहुत अच्छा होगा यदि दिव्य शरीर साधक आत्मा पशु गिरोहों के कम से कम 3 दौरों का ध्यान रख सके। हालांकि उन्होंने स्पिरिट बीस्ट होड्स के 9 राउंड का ध्यान रखा, जो उनके अनुमान से 3 गुना अधिक था, जिससे वह उनके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हो गए। जब हम पंचतत्वीय आत्मा जगत में वापस लौटेंगे तो मैं आपके प्रदर्शन के लिए अच्छा इनाम दूंगा।
अजाक्स ने पुरस्कार देने का वादा किया, जिससे दिव्य शरीर साधक उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने स्वामी के साथ विनम्रता से पेश आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे हजारों वर्षों से जीवित थे और जानते थे कि अजाक्स की दयालुता का बदला कैसे चुकाना है, और वह था मजबूत बनकर। अब कौन लड़ना चाहता है? इससे पहले एरन ने दिव्य स्तंभ द्वारा जारी तीसरे कार्य को पूरा करने के लिए एक योजना तैयार की थी। हालांकि अजाक्स ने चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ बदलाव करने का फैसला किया। एरन को इन परिवर्तनों से कोई आपत्ति नहीं थी और 100 दिव्य शरीर साधकों के युद्ध कौशल को देखने के बाद उसे लगा कि ये नए परिवर्तन बेहतर थे। मैं अब आगे जाना चाहता हूं। ये ट्वाइलाइट था, जो उस समय मानव रूप में था। उसने अपना हाथ उठाया। नहीं, freeomegaabnormal.com। हालांकि अजाक्स ने ट्वाइलाइट को सीधे तौर पर यह कहकर अस्वीकार कर दिया, आपको अभी भी अपना आत्मनियंत्रण सीखने की आवश्यकता है और वर्तमान वातावरण आपके लिए एकदम सही है। चूंकि अजाक्स पहले से ही ट्वाइलाइट को आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण दे रहा था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि ट्वाइलाइट लड़ाई में शामिल हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ट्वाइलाइट अब युद्ध में शामिल हो जाता है, तो अन्य को अपना युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि अजाक्स द्वारा ट्वाइलाइट को अस्वीकार करने का मुख्य कारण ये था कि वह देखना चाहता था कि उसका संबंध कितना शक्तिशाली था। एक बार जब ट्वाइलाइट युद्ध में प्रवेश करता है, तो वह आने वाले स्पिरिट बीस्ट गिरोहों को मारकर शक्ति प्राप्त करता है और समय बीतने के साथ वह और अधिक शक्तिशाली होता जाता है। जब तक ट्वाइलाइट कमजोर हो जाएगा, तब तक अन्य प्रतिभागियों के दिव्य स्तंभ नष्ट हो जाएंगे और उसके अन्य समन को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। ट्वाइलाइट को अजाक्स के उत्तर की अपेक्षा के बावजूद थोड़ी निराशा हुई। हालांकि वह आज्ञाकारी था, क्योंकि वह दिव्य आंतरिक दुनिया के अंदर बंद नहीं होना चाहता था। ये सही है। ट्वाइलाइट के आज्ञाकारी होने और आत्मनियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने का कारण यह नहीं है कि वह अजाक्स से बेहद प्यार करती है, बल्कि वह अजाक्स के दंड देने के तरीके से डरती है। अजाक्स के एक विचार से इसे दिव्य आंतरिक दुनिया में भेज दिया जाएगा, जहां यह अब और नहीं लड़ सकता। कम से कम आज्ञाकारी बनकर वह बाहरी दुनिया में रह सकता है और लड़ाइयों को देख सकता है और जल्द ही उनमें शामिल होने का मौका भी पा सकता है। मैं सम्मिलित होना चाहता हूं। मैं भी लड़ सकता हूं। डॉट 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 एक बार जब ट्वाइलाइट को अस्वीकार कर दिया गया, तो अन्य अनुबंधित आत्मिक जानवरों ने लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए। क्या ये ठीक रहेगा कि भक्षक ईगल सेना लिटिल व्हाइट और लिटिल गोल्ड के साथ मिलकर स्पिरिट बीस्ट होर्ड्स के अगले दौर की देखभाल करे? अपने हाथ उठाने वाले अनुबंधित आत्मा जानवरों पर एक नजर डालने के बाद अजाक्स ने 2 पुनः संवर्धित आत्मा जानवरों के साथ 11 भक्षक ईगल्स को चुना। छोटे सफेद और छोटे सोने के अलावा कोई नहीं, बल्कि युवा सुनहरे बख्तरबंद भालू और युवा हिम शेर थे। अजाक्स के अधीन सभी आत्मिक जानवरों को न केवल उच्च स्तरीय साधना संसाधन प्राप्त हुए, बल्कि उन्होंने कई लड़ाइयां भी लड़ी तथा अच्छा युद्ध अनुभव प्राप्त किया। ये 2 छोटे जानवर शावक पहले से ही वयस्कता तक पहुंच चुके हैं और सम्राट दायरे जानवर बन गए हैं, जो दिव्य नियमों को जागृत करते हैं। इस प्रकार अजाक्स का मानना था कि इन 2 जानवरों के साथ 11 भक्षक ईगल सम्राटों के साथ आत्मा जानवर गिरोह के अधिक दौर का ध्यान रखा जा सकता है। कुछ ही समय में स्पिरिट बीस्ट होर्ड का 10वां दौर शुरू हो गया। हालांकि 11 भक्षक ईगल सम्राट लिटिल व्हाइट और लिटिल गोल्ड की कोई कार्रवाई किए बिना आसानी से पूरे दौर का ध्यान रखने में सक्षम थे। पहले दौर की तुलना में स्पिरिट बीस्ट होर्ड के इस दौर में स्पिरिट बीस्ट इतने शक्तिशाली थे कि कुछ स्पिरिट बीस्ट ने तो दिव्य नियमों को भी जागृत कर दिया था। हालांकि जागृति प्रतिशत 5% से कम था, जिससे भक्षक ईगल्स के लिए उनकी देखभाल करना आसान हो गया। इसी प्रकार आत्मा पशु गिरोह के आगामी चक्रों की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती गई, जहां दिव्य नियमों वाले आत्मा पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन आत्मिक जानवरों के दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत वही रहा, यानी 5% से भी कम। वे अपनी असली क्षमताओं का बमुश्किल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है वे बीस्ट होर्ड्स के 5-6 राउंड और टिक पाएंगे। दिव्य शरीर साधकों की तुलना में अजाक्स को भक्षक ईगल सम्राटों और 2 छोटे लोगों की युद्ध क्षमता की अच्छी समझ थी। इसलिए अजाक्स को विश्वास था कि वे बीस्ट होर्ड के 20वें राउंड तक टिक सकते हैं। बड़े भाई, इन आत्मिक प्राणियों ने दिव्य नियमों को जागृत कर दिया है। कुछ उपाय करो। हाँ बड़े भाई, कृपया कुछ कीजिए। इस डर से हम आत्मा जानवर गिरोह के 20वें दौर तक नहीं टिक पाएंगे। जब अजाक्स अपने अनुयायियों और अनुबंधित आत्मा जानवरों को आने वाले आत्मा जानवरों के झुंड की देखभाल करते हुए देख रहा था, तो अन्य प्रतिभागी संघर्ष कर रहे थे।
अपनी ताकत के साथ वे आसानी से आत्मा जानवरों के पहले 10 दौर को पार करने में सक्षम थे। हालांकि 11वें दौर के बाद से, जहां आत्मा जानवरों के पास दिव्य नियम हैं, उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन 15वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते दिव्य स्तंभ की रक्षा करने वाले प्रतिभागी मरने लगे। 18वें राउंड तक अजाक्स के सेलेस्टियल पिलर को छोड़कर प्रत्येक सेलेस्टियल पिलर के 50% से अधिक प्रतिभागी मर चुके थे। यहां तक कि दिव्य स्तंभों की रक्षा करने वाले शेष प्रतिभागी भी अच्छी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने दिव्य नियमों का उपयोग कर लिया था और अपनी आत्मिक चेतना से प्रकृति का लगभग सारा सार खर्च कर दिया था। वे जानते थे कि वे आत्मा जानवरों की भीड़ के अगले 2 या 3 दौर तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने नेताओं से कुछ करने के लिए कहा। लेकिन वे इसमें क्या कर सकते हैं? उनके पास कुछ तरकीबें जरूर हैं, लेकिन वे ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। अगर मुझे पता होता कि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय ने ऐसी चालें बनाई हैं, तो मैं और अधिक तुरुप के पत्ते लेकर आता। सभी प्रतिभागियों के दिमाग में कमोबेश एक जैसे विचार थे जब उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने शुरू किए। उनमें से कुछ ने साधना खजाने का उपयोग किया, जो तुरंत सभी की आत्मिक चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता था, जबकि कुछ ने ऐसे खजाने का उपयोग किया जो उनके दिव्य नियमों पर कूलडाउन को रीसेट कर सकता था। संक्षेप में, हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था कि वह नष्ट न हो और दिव्य स्तंभों की रक्षा करे। अब तक दिव्य स्तंभों की रक्षा करने वाले कुछ साधक मर चुके थे, तथापि आने वाले आत्मिक जानवरों की भगदड़ में एक भी दिव्य स्तंभ नष्ट नहीं हुआ। ये अन्य प्रतिभागी इतने शक्तिशाली थे, हालांकि अजाक्स की तुलना में वे इतने कमजोर थे कि उन्होंने अब तक अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे, जबकि अजाक्स को आने वाले आत्मा जानवरों की भीड़ से लड़ने के लिए अपने सम्मन का आधा हिस्सा भी इस्तेमाल करना बाकी था। समय बीतता रहा और 2 घंटे पलक झपकते ही बीत गए, क्योंकि स्पिरिट बीस्ट होड का 23वां दौर शुरू हो गया था। 3 दिव्य स्तंभ गिर गए हैं। शेष दिव्य स्तंभों की संख्या 7। अंत में अभी भी खड़े दिव्य स्तंभों पर पाठ की 2 पंक्तियां दिखाई दी, जिनमें शेष प्रतिभागियों को 3 दिव्य स्तंभों के गिरने के बारे में जानकारी दी गई। तो अंततः ये शुरू हो गया है। अजाक्स उन 2 पंक्तियों से न तो खुश था और न ही दुखी, क्योंकि वह चुपचाप चल रही लड़ाई को देख रहा था। ऐसा लगता है कि अन्य लोग अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। उधर से एरन ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचेगा कि शेष दिव्य स्तंभ भी गिर जाएं। हाँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और लड़ाई देखी। अजाक्स, मेरा दिव्य वन नियम कूलडाउन से बाहर आ गया है। सियोरा ने अजाक्स को अपने दिव्य वन नियम के बारे में बताया। चूंकि अजाक्स ने पहले ही मदद मांगी थी, इसलिए सियोरा ने जैसे ही अपने दिव्य वन नियम के कूलडाउन से बाहर आने की सूचना अजाक्स को दी, जिससे अजाक्स थोड़ा खुश हो गया। पिताजी, हम वापस आएंगे। बिना समय बर्बाद किए एक ही विचार के साथ अजाक्स ने सियोरा को दिव्य आंतरिक दुनिया में लाया, जहां वह नियम आरोही कमल पौधों का पोषण कर रहा था। आपने तो उन्हें पहले ही इतना बड़ा कर दिया है। रूल असेंशन लोटस प्लांट्स की 3 मीटर ऊंचाई को देखकर सियोरा को सुखद आश्चर्य हुआ। हाँ, अजाक्स ने बताया कि किस प्रकार उसने दिव्य पौध नियम का प्रयोग किया तथा नियम आरोही कमल पौधों के पोषण में फ्लोरिस की सहायता ली। चलिए, समय बर्बाद न करते हुए तुरंत ही पोषण सत्र शुरू कर दें। सियोरा ने काम शुरू करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी। दिव्य वन नियम सक्रिय करें। जैसे ही उसने दिव्य वन नियम को सक्रिय किया, उसके शरीर से एक रहस्यमयी वनस्पति सार निकलना शुरू हो गया, जो वैसा ही था जैसा कि अजाक्स ने दिव्य वनस्पति सार को सक्रिय करने पर छोड़ा था। हालांकि अजाक्स द्वारा उत्सर्जित प्लांट एसेंस की तुलना में सियोरा द्वारा उत्सर्जित एसेंस बहुत अधिक शक्तिशाली था। स्विश, नियम उद्गम कमल के पौधे अच्छी गति से बढ़ने लगे, लगभग उस समय के बराबर जब फ्लोरिस ने अपने दिव्य कौशल पुष्प सिम्फनी का उपयोग किया था। यह दिव्य वन नियम से उसका सामान्य प्रभाव फ्लोरिस के दिव्य कौशल के लगभग तुलनीय था। बगल से अजाक्स इस प्रक्रिया का अवलोकन कर रहा था और यहाँ तक कि उसके फ्लोरिस और सियोरा द्वारा उत्सर्जित पौधों के सार के बीच अंतर का विश्लेषण भी कर रहा था। हालांकि जब उसने महसूस किया कि सियोरा द्वारा उत्सर्जित प्लांट एसेंस कितना शक्तिशाली है, तो अजाक्स हैरान रह गया। इस दर से हम तीनों के संयुक्त प्रयास से रूल एसेंशन लोटस प्लांट 3 दिनों के भीतर परिपक्व हो सकते हैं। जल्द ही उसका आश्चर्य उत्साह में बदल गया, क्योंकि अजाक्स अपने भविष्य के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। यदि मुझे हर 3 से 4 दिन में अर्ध दिव्य बीज मिल जाएं, तो मुझे अपनी सफलता के लिए पर्याप्त दिव्य बीज मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा। अजाक्स अपने विचारों में खोया हुआ था। हालांकि जब वह जागा तो सियोरा ने अपने दिव्य वन नियम से जुड़े दिव्य कौशल को सक्रिय कर दिया।